नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार भैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हम विगत वीडियो में अरस्तु के बारे में आपसे वार्तालाप कर रहे थे। अरस्तु का पिछले वीडियो में हमने संविधानों का वर्गीकरण के बारे में बताया था कि अरस्तु ने तत्कालीन समय के तकरीबन 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद में उनका वैज्ञानिक जो वर्गीकरण किया उसका अध्ययन किया था। आज के वीडियो में संविधान के जो वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किए गए उनकी हम आलोचना करेंगे और उनके महत्व के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे। इससे पहले हम अरस्तु के द्वारा बताए गए जो वर्गीकरण था संविधानों का, संविधान में जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसके बारे में अरस्तु कहते हैं कि संविधान के वर्गीकरण के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों का एक कालचक्र भी अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे साइकिल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अरस्तु की धारणा है कि जिस प्रकार ऋतुएं स्वाभाविक रूप में बदलती रहती है उसी प्रकार शासनों में भी परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है और क्रमशः निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, पॉलिटी और भीड़ तंत्र के बाद अंत में फिर से राजतंत्र के रूप में परिणित हो जाता है। अर्थात ये साइकिल, अर्थात ये चक्र चलता रहता है संविधानों का। सबसे पहले राजतंत्र आता है, निरंकुश तंत्र आता है, कुलीन तंत्र आता है, धनिक तंत्र आता है, पॉलिटी आती है, भीड़ तंत्र आता है, फिर राजतंत्र आ जाता है। ये चक्र हमें चलता रहता है। अरस्तु के अनुसार शासन या संविधानों का ये परिवर्तन चक्र निरंतर अबाध गति से चलता रहता है। इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। अरस्तु के संविधानों के जो वर्गीकरण किया गया उसकी आलोचना कई आधारों पर अरस्तु करता है। अरस्तु की आलोचना की जाती है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिक हुए हैं सिनक्लेयर। वो कहते हैं कि अरस्तु के वर्गीकरण की कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसने अपना वर्गीकरण संविधानों के व्यवहारिक पक्ष के आधार पर नहीं किया। अर्थात उसमें व्यवहारिकता का कोई तत्व नहीं है। जो वर्गीकरण किया गया है वो एक सैद्धांतिक वर्गीकरण है, उसमें व्यवहारिकता नहीं है। ये बात कौन कहता है? ये सिनक्लेयर कहता है। एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्री हुए बलंसली, वो भी अरस्तु के संविधान के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अरस्तु का वर्गीकरण पूर्णतया लौकिक है, क्योंकि उसने धर्म और राजनीति में संबंध स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। अर्थात उसने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। इसी प्रकार बर्गेस भी कहते हैं कि अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं। यह अध्यात्मवाद पर ज्यादा बल देता है, संख्या पर नहीं देता है। इसी प्रकार सीले ने भी आलोचना करते हुए कहा है कि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों का वर्गीकरण किया है, जिसे आज के राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय और भीमकाय राज्यों का वर्गीकरण करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। अरस्तु के द्वारा, सीले कहता है कि जो अरस्तु के द्वारा जो उस समय संविधानों का वर्गीकरण किया गया वो सिर्फ और सिर्फ नगर राज्यों के लिए किया गया था, उनका वर्गीकरण किया गया था। आज के जो बड़े राज्य हैं, राष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय बड़े राज्य हैं, उनमें इस वर्गीकरण को हम प्रासंगिक नहीं मानते हैं। मोटे रूप से अरस्तु के वर्गीकरण की
निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जाती है। पहली जो आलोचना है वो की जाती है कि ये सरकारों का वर्गीकरण है, राज्य संविधानों का नहीं। ये जो वर्गीकरण किया गया है, किसका किया गया है? सरकारों का किया गया है, राज्यों का, संविधानों का नहीं किया गया। अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए डॉक्टर गार्नर ने इस बात पर बल दिया है कि अरस्तु राज्य और सरकार में भेद नहीं कर पाता है, अतः उसके द्वारा किया गया वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण है। अरस्तु के बाद विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण किसी न किसी रूप में सरकार से संबंधित है, अर्थात ये जो वर्गीकरण किया गया है वो सरकारों का है, संविधान या राज्यों का नहीं। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि अरस्तु के जो संविधानों का जो वर्गीकरण किया है उसमें मौलिकता का पूर्णतः अभाव है। उसने इस संदर्भ में अपने गुरु प्लेटो की नकल की है। केवल अंतर प्लेटो और अरस्तु में अंतर सिर्फ ये है कि प्लेटो के संवैधानिक प्रजातंत्र के स्थान पर उसने पॉलिटी और प्रजातंत्र के स्थान पर बीड़तंत्र का नाम रखा है। प्लेटो ने वर्गीकरण का आधार उत्तमता और संख्या को बनाया है, तो अरस्तु ने उसमें आर्थिक तत्व को और जोड़ दिया है। अर्थात प्लेटो के जो संविधान के बारे में जो प्लेटो ने बताया उसी को अरस्तु ने आगे बढ़ाया है। उसमें नया कुछ भी इसमें अरस्तु ने नहीं बताया, अर्थात उसके इसमें मौलिकता का पूर्णतः अभाव है। तीसरी आलोचना यह होती है कि संविधान, राज्य और शासन शब्दों में अंतर का पूर्णतः अभाव है। अरस्तु के वर्गीकरण में संविधान, राज्य और शासन शब्दों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया है। अरस्तु इन शब्दों के भेद को स्पष्ट नहीं कर पाता है। आधुनिक समय में इन शब्दों में स्पष्ट भेद किया जा सकता है, यानी अरस्तु संविधान, राज्य और शासन तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है और तीनों को एक ही मानता है, जो कि आलोचना का विषय है। चौथा आलोचना की जाती है कि अवैज्ञानिक तथा ये संख्यात्मक वर्गीकरण है। अरस्तु का वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ है। गार्नर ने कहा है कि सरकारों के वर्गीकरण के रूप में यह असंगत है, क्योंकि यह ऐसे किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है जिसके अनुसार सरकारों में परस्पर आधारभूत विशेषताओं तथा संगठन के रूप में संबंधित विभिन्नता स्थापित की जा सके। वान महल एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि जिस सिद्धांत पर यह आधारित है उसका स्वरूप राज्य के गठन से संबंधित न होकर गणित से संबंधित है तथा वह गुण विषयक न होकर संख्या विषयक है। पांचवी आलोचना ये होती है कि ये अरस्तु के द्वारा प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया गया। चूंकि आज के युग में प्रजातंत्र सभी शासन व्यवस्था में पाया जाता है और एक अच्छी शासन व्यवस्था प्रजातंत्र को माना जाता है, मगर उस समय अरस्तु के द्वारा प्रजातंत्र को आलोचना की गई। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। अरस्तु प्रजातंत्र को भीड़ तंत्र का पर्यायवाची मानता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति समझा जाता है। अतः प्रजातंत्र के संबंध में अरस्तु के विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। छठी आलोचना होती है कि अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता। आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि यह वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता है। उनका कहना है कि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों को ध्यान में रखकर ही ये वर्गीकरण किया, जो आज के राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय तथा विशाल राज्यों पर लागू नहीं होता है। आज के राज्यों पर ये अरस्तु का वर्गीकरण लागू नहीं होता। ये किन पे लागू होता है? सिर्फ नगर राज्यों पे, जो तत्कालीन समय में अरस्तु के समय मौजूद थे। परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण के साथ साथ शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र भी त्रुटिपूर्ण है। वस्तुतः राज्यों या शासन व्यवस्थाओं में वैसे ही नियमित या व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे कि अरस्तु द्वारा बताए गए हैं।
8वां आलोचना ये होती है कि राजतंत्र का काल्पनिक चित्रण इसमें किया गया है अरस्तु ने उस समय मैसेडोनिया के शासक से बहुत अधिक प्रभावित था, इसलिए उसने कल्पना के घोड़े दौड़ाकर राजतंत्र को श्रेष्ठतम शासन विधान घोषित किया। अतः वह प्लेटो जैसा कल्पना लोक में उड़ने वाला दार्शनिक बन जाता है। वो राजतंत्र को अच्छा शासन मानता है, जबकि प्रजातंत्र की वो आलोचना की जाती है। इन सभी आधारों पर अरस्तु की आलोचना की जाती है, किनकी? संविधानों के वर्गीकरण को लेकर, कि संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु ने सही ढंग से नहीं किया। और ये जो वर्गीकरण किया गया है ये सिर्फ उस समय तात्कालिक नगर राज्यों को लेकर किया गया था। आज के जो विशाल राज्य हैं, राष्ट्रीय राज्य हैं, उन राज्यों में ये वर्गीकरण लागू नहीं हो सकता। अब अरस्तु के जो संविधानों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका आज तत्कालीन समय में क्या महत्व है, क्या प्रभाव है? अरस्तु के द्वारा किए गए वर्गीकरण का ऐतिहासिक महत्व है। सुनिश्चित आधार पर यह वर्गीकरण किया गया था। पोलिबियस है, मैकियावेली है, बोंदा है, मॉन्टेस्क्यू है तथा आधुनिक विचारक मेरिट तक ने इस वर्गीकरण से प्रेरणा ली है। उपयोगिता की दृष्टि से भी अरस्तु का वर्गीकरण विशेष महत्व रखता है। अरस्तु की अवधारणा के बाद के वर्गीकरण की योजनाओं को स्थायी रूप से प्रभावित किया है। अरस्तु का वर्गीकरण ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण था जिसने आधुनिक वर्गीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। गिलक्राइस्ट के शब्दों में, आधुनिक सरकारों के स्वरूप के लिए यह वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है, पर आज तक जितने भी वर्गीकरण हुए हैं उनके लिए ऐतिहासिक आधार रहा है। पोलिबियस ने भी अरस्तु की भांति शासन तंत्र के 3 विशिष्ट रूप, राजतंत्र, कुलीन तंत्र व प्रजातंत्र, और फिर उसके 3 विकृत रूप, राजतंत्र का विकृत रूप है निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र का विकृत रूप है वर्गतंत्र, और प्रजातंत्र का जो विकृत रूप है वह भीड़ तंत्र है, माने हैं। पोलिबियस के बाद सिसरो है, मैकियावेली है, बोंदा है, हाब्स है, लोक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है आदि विचारकों ने सरकारों के वर्गीकरण की योजना प्रस्तुत की। इन सबके वर्गीकरण का स्रोत अरस्तु का ही वर्गीकरण माना जाता है। अर्थात अरस्तु के जो संविधानों का जो वर्गीकरण उस समय किया गया, उस वर्गीकरण को तत्कालीन समय के आधुनिक जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उन सभी ने उसको बेस मानते हुए, उसको मौलिक मानते हुए, उनका स्रोत मानते हुए उसको आगे बढ़ाया और राजनीतिक शास्त्र को जो संविधानों की जो विचारधारा दी गई उसको उन्होंने वैज्ञानिकता प्रदान की। धन्यवाद।